माँ, तुम रो रही थी ना? सोनल ने सुधा से कहा। अरे नहीं बेटू, वह मैं प्याज काट रही थी ना, इसलिए आंखें जरा सी लाल हो गई हैं। सुधा जी किसी अपराधी की भांति नजरें छिपाते हुए बोली। माँ, क्यों छुपा रही हो मुझसे? पापा के जाने का दर्द हर दिन मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है मुझे। आखिर कब तक माँ? 2 साल हो गए हैं उन्हें हमसे दूर गए। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब तुम्हारे दुपट्टे को आंसुओं से भीगा ना देखा हो। माँ, तुम चलो मेरे साथ। सोनल ने कहा। तू पागल है क्या? तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? तेरे नाना जब भी मेरे यहाँ आते थे पानी भी नहीं पीते थे अपनी बेटी के घर का, और तू मुझे अपने ससुराल में रहने की बात कर रही है। यहाँ सब है बेटा, तेरे पापा का प्यार, उनकी यादें, कहाँ हूँ मैं अकेली? सुधा जी ने सोनल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सोनल जान गई थी कि माँ को समझाना आसान नहीं, पर माँ धीरे धीरे सिमटती जा रही है अपने आप में। 30 साल जिस हम सफ़र के साथ बिताए, वह अब तन्हा छोड़ जाए तो जिंदगी आसान तो नहीं रह पाती। सोनल के साथ अनुज ने भी कई बार कहा कि वे उनके साथ रहने आ जाएं, पर सुधा जी का जवाब हमेशा वही होता। कब आई तुम? कैसी हो? मम्मी की तबीयत? अब अनुज घर में आए तो देखा सोनल सोफे पर औंधे मुंह लेटी है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसने पूछा। ना चाहते हुए भी सोनल फपक कर रो पड़ी। अनुज ने उसे सहलाकर शांत किया। अनुज, माँ गुम सी हो गई है, बिल्कुल चुप और खामोश। उनकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर डरा देती है। मुस्कान का लबादा उड़े, कितना दर्द उनमें भरा है, क्या मैं समझती नहीं हूँ? कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है इस समाज पर, जहाँ बेटी को इस कदर पराया कर दिया जाता है। आज अगर मैं एक बेटा होती तो क्या माँ मेरे साथ नहीं रह सकती थी? वे कहती हैं कि मेरी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहे, इसलिए वे मेरे साथ नहीं रह सकती। मम्मी जी पापा जी भी तो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वे क्या समझते नहीं? सोनल आंखों में आंसू लिए बोलती रही। सोनल, हम कुछ नहीं कर सकते, वह बड़े लोगों की सोच है, वह इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। अनुज ने कहा। तो क्या मैं यूं ही अकेलेपन का दंश भुगतने के लिए माँ को छोड़ दूं? नहीं अनुज, यह अकेलापन उनको डस लेगा किसी दिन। अनुज की बात बीच में काट सोनल बोली। 2 साल हो गए थे अनिल जी का देहांत हुए। सोनल अपनी माँ पापा की इकलौती बेटी थी। सुधा जी ने अपने आप को उन दोनों में इस कदर व्यस्त कर लिया था कि उनकी जिंदगी सिर्फ उन दो लोगों के बीच ही सिमट कर रह गई थी। अनुज ने कहा तो सोनल ने हाँ में सिर हिला दिया। सोनल, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? फिर से शादी, वह भी इस उम्र में? पागल तो नहीं हो गई हो? एक बार भी सोचा है कि दुनिया क्या कहेगी? और अनुज, इसकी बेवकूफ़ी में तुम भी शामिल हो गए हो? सुधा जी ने गुस्से में कहा। अरे माँ, शांत हो जाओ, गलत क्या है? पापा को गए 3 साल हो गए, मेरे साथ तुम रह नहीं सकती, तो फिर इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें खुश रहने का हक नहीं? कब तक तुम यह रहोगी माँ? क्या तुम्हें जीने का हक नहीं? खुश रहने का हक नहीं? सुनील जी बहुत अच्छे इंसान हैं माँ। उन्होंने अंदर जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अनुज व सोनल से जाने को कहा। फ़ोन की घंटी बज रही थी। सामने कॉल पर सुनील थे। वह फ़ोन रखना चाहती थी कि उन्होंने कहा कि कल वे उन्हें लाइब्रेरी के बाहर मिले। अगले दिन ना चाहते हुए भी वे गईं। मुझे पता है आप नाराज़ हैं, आपकी नाराज़गी भी जायज़ है, पर आप ही बताएं कि गलत क्या है अगर दो लोग अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। आप और मैं तो एक ही दर्द से गुजर रहे हैं।
कुछ न सही तो पर शायद एक दर्द का रिश्ता हमारे बीच है। फिर भी मैं हमेशा आपके निर्णय का स्वागत करूँगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सुधा जी को कई रात नींद नहीं आई। कुछ दिनों बाद वे फिर से अपने सेंटर गईं, लाइब्रेरी गईं, पर वह चेहरा जिसकी उन्हें तलाश थी वह नहीं मिला। अगले दिन सुनील जी ने फ़ोन पर एक जाना पहचाना नंबर देखा। यह नंबर सुधा जी का था। अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में सुधा जी और सुनील जी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सुनील जी के दोनों बेटों ने, अनुज और सोनल ने भी रजिस्टर में बतौर गवाह दस्तखत किए। सोनल ने अपनी माँ के हाथ में कुछ थमाया। वह एक सिंदूर की डिबिया थी। माँ की आंखें छलछला आईं। पापा, आप माँ की मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे? सोनल ने पूछा। सुधा जी का चेहरा सिंदूर की लालिमा से चमकने लगा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको कहानी में कोई भी पॉइंट गलत लगे हों तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।